नमस्कार। सुन लो यूपीएससी पर। यूपीएससी की तैयारी में आधुनिक भारत का इतिहास और अर्थव्यवस्था को समझना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पर क्या हमने कभी एक गहराई से सोचा है कि उस दौर के मतलब औपनिवेशिक काल के आम मजदूर, किसान या फिर कारीगर, उनकी असल कहानी क्या थी? कैसे उनके खून पसीने ने, उनके श्रम ने भारत की नींव रखी, और कैसे दूसरी तरफ औपनिवेशिक ताकतों ने उनके उसी श्रम का बेइंतहा शोषण किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर इतिहास की बड़ी बहसों में ये आम आवाज़ें कहीं खो जाती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम आइग्नो के स्टडी मटेरियल की यूनिट 19, जिसका नाम है लेबर इन कॉलोनियल इंडिया, उसके जरिए इसी पहलू को, इसी कहानी को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये यूनिट 19 लेबर इन कॉलोनियल इंडिया, ये इस विषय पर एक काफ़ी विस्तृत नज़रिया पेश करती है। तो ये यूनिट सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस के लिए फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यूनिट आपको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की, उस समय की सामाजिक संरचना की और यहाँ तक कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भी एक गहरी समझ देगी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये आपको बताएगी कि कैसे उस समय श्रम नीतियां बनी, उनका आधार क्या था, कैसे मजदूरों ने अपने हक के लिए संघर्ष किया, और आज जो हम लेबर मार्केट देखते हैं, संगठित असंगठित क्षेत्र की बातें करते हैं, उसकी जड़ें असल में कहाँ हैं। यानी ये सिर्फ अतीत की बात नहीं, ये वर्तमान को भी समझने में मदद करती है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा के अंत तक श्रोतागण औपनिवेशिक भारत में जो अलग-अलग तरह के श्रम संबंध थे, उनका विकास कैसे हुआ, शोषण के कौन-कौन से तरीके अपनाए गए, और फिर मजदूर आंदोलनों का उदय कैसे और क्यों हुआ, इन सब बातों को काफी विस्तार से समझ पाएंगे। चलिए, शुरू करने से पहले एक पृष्ठभूमि सेट करते हैं। स्रोत बताता है कि आज की श्रम स्थिति, जहां संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं, श्रम काफी हद तक मुक्त है। हालांकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अतीत में, मतलब औपनिवेशिक काल और उससे पहले भी, स्थिति बहुत अलग थी। बंधुआ मजदूरी, जबरन काम करवाना और आश्रित श्रम, ये सब बहुत आम था। मुक्त श्रम उतना सामान्य नहीं था जितना आज लगता है। और इस पूरे बदलाव को लेकर, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, साहित्य में दो मुख्य दृष्टिकोण या व्यू पॉइंट्स हैं। क्या आप उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? जरूर। देखिए, पहला दृष्टिकोण, जिसे रॉय और स्वामी जैसे विद्वानों से जोड़ा जाता है, वो ये मानता है कि औपनिवेशिक शासन अपने साथ आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण लाया। अच्छा। हाँ, उनका तर्क है कि इससे मुक्त श्रम को बढ़ावा मिला, श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ी, संविदात्मक रोजगार यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ और कुल मिलाकर जीवन स्तर बेहतर हुआ। लेकिन फिर वो जो जबरन श्रम कानून थे, जैसे गिरमिटिया सिस्टम या नील की खेती या असम इमिग्रेशन एक्ट, उनका क्या? हाँ, इस दृष्टिकोण के अनुसार ये कानून, जैसे गिरमिटिया प्रणाली, नील या अफीम की खेती से जुड़े नियम, असम उत्प्रवास अधिनियम या कर्मकार संविदा भंग अधिनियम, ये सब लेनदेन की लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम करने और आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए एक तरह से उपयोगी थे। मतलब ये कठोर जरूर थे, पर आर्थिक विकास के लिए जरूरी माने गए। ये एक नजरिया है। और दूसरा दृष्टिकोण, जिसे बागची, मोहापात्रा और जोशी जैसे विद्वान सामने रखते हैं, वो बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करता है। वो क्या कहते हैं? उनका मानना है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत की जो पूर्व औपनिवेशिक आर्थिक गतिशीलता थी, उस पर रोक लगा दी। शाही हितों के लिए अविकसितता को बढ़ावा दिया गया। मतलब जानबूझकर पिछड़ा रखा गया। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्होंने जबरन श्रम का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया, आय के स्तर को बढ़ने नहीं दिया, उसमें ठहराव आ गया। और खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग को दबाने की कोशिश की, हालांकि कहीं कहीं मान्यता भी देनी पड़े। तो बिल्कुल अलग नजरिया ये तो। जी। और ये यूनिट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो इन दोनों दृष्टिकोणों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करती है, बिना किसी का पक्ष लिए। ठीक है। और ये यूनिट किस तरह से संरचित है? मतलब हम किन हिस्सों में इस पर बात करेंगे? ये यूनिट मुख्य रूप से 3 खंडों में बटी है। पहला खंड प्रारंभिक आधुनिक श्रम पर है, यानी लगभग 1600 से 1790 का दौर, यानी अंग्रेजों के पूरी तरह जमने से पहले का समय। हाँ। दूसरा खंड औपनिवेशिक और औद्योगिक श्रम पर केंद्रित है, लगभग 1800 से 1940 तक। और तीसरा खंड संघीकरण, सामाजिक सुरक्षा और श्रम के औपचारिकीकरण और अनौपचारिकरण के मुद्दे को देखता है। ठीक है, तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। प्रारंभिक आधुनिक श्रम, लगभग 1600 से 1790 तक। इसमें सबसे पहले बात की गई है अर्धवस्तुकृत किसानों की,
ये क्या मतलब हुआ? देखिए, उस दौर में किसान सबसे बड़ा वर्ग थे, लेकिन वो पश्चिमी यूरोप के किसानों जैसे नहीं थे, जो काफी गतिशील थे, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। भारतीय किसान ज्यादातर अपने गांव की मिट्टी से बंधे हुए थे। बंधे हुए मतलब कानूनी तौर पर या सामाजिक तौर पर? ज्यादातर सामाजिक और आर्थिक तौर पर। उनकी भूमिका दोहरी थी। एक तो वो अपने गुजारे के लिए खेती करते थे, जिसे निर्वाह खेती कहते हैं, और दूसरा उन्हें नकदी राजस्व देना होता था सरकार को। तो उसके लिए वो बाजार में बेचने लायक फसलें यानी वस्तु उत्पादन भी करते थे। तो पूरी तरह बाजार पर निर्भर नहीं थे, लेकिन उससे अछूते भी नहीं थे। इसीलिए अर्धवस्तुकृत। बिल्कुल। इसकी तुलना अगर हम उस समय की यूरोप, खासकर हॉलैंड और इंग्लैंड से करें, तो वहां पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्ट फार्मिंग विकसित हो रही थी। वहां किसान मुख्य रूप से बाजार के लिए उत्पादन करते थे, मुनाफे को वापस खेती में लगाते थे और किराए के मजदूरों का इस्तेमाल करते थे। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में स्थिति अलग थी। यहाँ पारिवारिक श्रम का बहुत ज्यादा प्रचलन था। किसानों के पास जमीन पर मालिकाना हक नहीं बल्कि उपयोगाधिकार ज्यादा होते थे, मतलब जमीन को इस्तेमाल करने का अधिकार। और उन्हें लगान देना पड़ता था। हाँ, उन्हें राज्य के अधिकारियों को भू राजस्व देना होता था और साथ ही स्थानीय जमींदारों या मिरासदारों को लगान भी देना पड़ता था। ये शब्द याद रखने लायक हैं, जमींदार और मिरासदार। मैं जमींदार तो सुना है, मिरासदार दक्षिण भारत में होते थे शायद। जी हाँ, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। इसके अलावा किसानों की पहुंच गांवों के सामान्य संसाधनों जैसे चारागाह, बंजर जमीन, जंगल वगैरह तक होती थी। लेकिन सिंचाई के जो साधन थे, जैसे नहरें या तालाब, उन पर अक्सर राज्य या स्थानीय भूस्वामियों का ही नियंत्रण रहता था। ठीक है। किसानों के बाद दूसरा जिक्र है भूमिहीन खेतीहर मजदूरों का। हाँ, ये दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादन संबंध था। ये वो लोग थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते थे। इन्हें मजदूरी नकद में भी मिलती थी और कभी-कभी अनाज के रूप में भी। ये दिहाड़ी मजदूर भी होते थे और मौसमी भी। और यहाँ जाति व्यवस्था का क्या रोल था? जाति व्यवस्था का बहुत गहरा प्रभाव था। खासकर जो दलित या अनुसूचित जातियां थीं, उनका सामान्य रूप से दमन होता था, शोषण होता था, और इसका सीधा असर उनकी मजदूरी दरों पर पड़ता था। उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी। इनकी संख्या कितनी रही होगी अंदाजन? अनुमान है कि ये कुल काम करने वाली आबादी का लगभग 5वां हिस्सा, 15 थे, और ग्रामीण मजदूरों में देखें तो करीब चौथाई हिस्सा, 14 हिस्सा। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, कुल का 15 और ग्रामीण का 14। और क्या इनकी संख्या बढ़ रही थी? कुछ विद्वानों जैसे पार्थसारथी और लुकासिन का मानना है कि 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे वाणिज्यकरण, कमर्शियलाइजेशन और बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, इन मजदूरी पर निर्भर श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। तीसरा रूप बताया गया है दासता का। जी, दासता यानी स्लेवरी भी उस समय मौजूद थी। ये कई रूपों में थी, कृषि दासता, बागानों में दासता और ऋण दासता, मतलब कर्ज न चुका पाने के कारण दास बन जाना। क्या ये अमेरिका जैसी दास प्रथा थी? कुछ समानताएं थीं लेकिन भिन्नताएं भी थीं। जैसे अमेरिका में औपनिवेशिक श्रम का आधार ही जबरदस्ती सस्ता श्रम और दास थे, खासकर बागानों में। वहां महिला दासों का भयानक यौन शोषण होता था। दासों और जबरन मजदूरों के विद्रोह भी वहां ज्यादा देखने को मिलते हैं। भारत में स्थिति कैसी थी? भारत में दासता ज्यादातर चावल के खेतों में कृषि दास के रूप में या फिर घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। भूस्वामियों का इन पर एक तरह का पितृसत्तात्मक नियंत्रण होता था। घरेलू सेवा और उपपत्नीवाद में भी दास श्रम का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ था। क्या इसे रोकने की कोई कोशिश हुई थी? हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी के अंत में दास व्यापार, जबरन दासता और अवैतनिक श्रम, जिसे बेगार कहते हैं, उसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की थी। अच्छा। और दक्षिण में विजयनगर शासकों ने भी कारीगरों से अवैतनिक श्रम लेने की जो प्रथा थी उसे खत्म किया था। तो कोशिशें जरूर हुई थी। और समय के साथ क्या दासता कम हुई? ऐसा लगता है कि 18वीं शताब्दी आते आते कस्बों और बाजारों में मजदूरी का भुगतान मुद्रा में करना एक नियम सा बन गया था, और श्रम का वस्तुकृत होना, मतलब श्रम का एक बिकाऊ चीज बन जाना, ज्यादा सार्वभौमिक हो गया था। ठीक है, अब आते हैं कारीगर उत्पादन पर। बुनकर, लोहार, बढ़ई वगैरह। हाँ, जैसे जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ, कारीगरों का वर्ग भी फला फूला। बुनकर, लोहार, बढ़ई, तेल पेरने वाले, इन सब की मांग बढ़ी। ये काम कैसे करते थे? क्या इनकी अपनी दुकानें होती थीं? ज्यादातर कारीगर अपने घर पर ही काम करते थे और अपना बनाया सामान या तो घर से ही बेचते थे या फिर मेलों और बाजारों में ले जाकर बेचते थे। कुछ कारीगर ऐसे भी थे जिन्हें खास कामों के लिए, जैसे कपड़े बनाने या सैन्य सामग्री बनाने के लिए नियुक्त किया जाता था।
तो क्या इनका श्रम भी बिकाऊ था, मतलब कोमोडिफाइड? हाँ, कारीगरों का श्रम लगभग पूरी तरह से वस्तुकृत था। वो अपनी स्किल और मेहनत बेच रहे थे। यहाँ डालना प्रणाली या पुटिंग आउट सिस्टम का जिक्र है, ये क्या था? ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसमें कारीगर व्यापारियों से एडवांस यानी पेशगी रकम ले लेते थे। अच्छा, लोन जैसा? हाँ, एक तरह से। और इस एडवांस के बदले में वो व्यापारी के लिए काम करने या फिर एक तय कीमत पर अपना उत्पाद उसी व्यापारी को सप्लाई करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते थे। इसी को कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। ये कारीगरों को एक तरह से व्यापारी पर निर्भर बना देता था। समझ गया। अब महिलाओं के श्रम की बात करते हैं। उनकी क्या स्थिति थी? महिलाओं का श्रम अदृश्य ज्यादा था, पर था बहुत महत्वपूर्ण। कृषि में वो निराई, रोपाई, केसर चुनने जैसे काम करती थीं। अनाज को छीलना, पीसना, पशुओं की देखभाल करना, ये सब जिम्मेदारियां भी अक्सर उन्हीं की होती थीं। और कारीगरी में? कारीगरी में भी वो पुरुषों की मदद करती थी, खासकर कपड़ा बनाने के शिल्प में। कपास ओटना, सूत काटना, जो काम पहिए से जुड़े होते थे, उनमें भी वो पुरुषों की सहायता करती थी। निर्माण कार्यों में भी उनकी भूमिका थी, चूना कूटना, छानना, ईंट या चूना ढोना। क्या कामों का लिंग के आधार पर बंटवारा था? हाँ बिल्कुल। जैसे निर्माण कार्य में पुरुष अक्सर राजमिस्त्री का काम करते थे, जबकि महिलाएं ईंट ढोने वाली वाहक का। और उन्हें मजदूरी मिलती थी? यहीं पर खास बात है, महिलाओं का श्रम काफी हद तक अवैतनिक था, मतलब उन्हें सीधे तौर पर पैसे नहीं मिलते थे। उनका योगदान परिवार की कुल आय में समाहित माना जाता था। इसे पारिवारिक श्रम अर्थव्यवस्था, फैमिली लेबर इकोनॉमी कहा गया है। मतलब परिवार एक इकाई के रूप में काम कर रहा है और महिला का श्रम उसी इकाई का हिस्सा है, अलग से भुगतान योग्य नहीं। ये तो शोषण का ही एक रूप हुआ, कह सकते हैं। अब बात करते हैं गतिशीलता और जीवन स्तर की। क्या श्रमिकों की स्थिति सुधर रही थी इस दौर में? जैसा मैंने पहले कहा, 16वीं सदी के मध्य से वाणिज्यीकरण और आद्य पूंजीवाद, प्रोटोकैपिटलिज्म की एक धीमी शुरुआत हुई। इसका असर ये हुआ कि श्रमिकों की सामाजिक, स्थानिक यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की और व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। उनकी संख्या बढ़ी और उन्हें अपने श्रम का पहले से बेहतर मुआवजा मिलने लगा। वाणिज्यीकरण का और क्या प्रभाव पड़ा? इसने जो पुरानी गिल्ड प्रणालियां थी या ग्राम समुदायों की जो कॉर्पोरेट रूप थे, उनको कमजोर किया। और श्रमिकों की मोलभाव की शक्ति क्यों बढ़ी? इसके कई कारण थे। एक तो जमीन की प्रचुरता थी और श्रम की कमी। दूसरे, उस समय भारत में कई प्रतिद्वंद्वी राज्य सत्ताएं थीं, बहुकेंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था थी। साथ ही यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भी थीं जो अपने सैन्यीकरण के प्रयास कर रही थीं। इन सब वजहों से श्रमिकों के पास विकल्प थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, जिससे नियोक्ताओं के साथ बातचीत में उनकी स्थिति मजबूत हुई। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे 18वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में वॉशब्रुक बताते हैं कि परैयर समुदाय के लोग जो दलित थे, उन्हें काश्तकार और कताई करने वाले बनने का अवसर मिला। इसे उन्होंने एक तरह का स्वर्ण युग भी कहा है। अच्छा, लेकिन जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ? सुधार तो हुआ, लेकिन सीमाएं थीं। श्रमिक परिवारों ने मजदूरी के कामों में अपना ज्यादा समय और पारिवारिक श्रम लगाना शुरू किया। 18वीं सदी तक वो बुनियादी जरूरतें आराम से पूरी कर पा रहे थे। हालांकि बाद में कीमतें बढ़ीं। सीमाएं क्या थीं? जैसे लोग नंगे पैर चलते थे, बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था और बेटे भी प्राथमिक स्तर के बाद अक्सर स्कूल छोड़ देते थे। और कारीगरों की आय कैसी थी? कारीगरों की आय सामान्य श्रमिक गरीबों से लगभग 2-3 गुना ज्यादा थी। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी आय उस समय के उत्तर पश्चिमी यूरोप के कारीगरों के तुलनीय थी। अरे वाह, ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ। अब इस पूरे परिदृश्य के लिए, मतलब इस बढ़ती गतिशीलता और ठीक-ठाक जीवन स्तर के लिए 2 अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। क्या है वो? पहला, जिसे ब्रॉडबेरी, कस्टोडिस, गुप्ता और रॉय जैसे विद्वान मानते हैं, वो ये कहता है कि भारत में उस समय निरंकुश और शोषक राजनीतिक और आर्थिक संस्थान थे। संपत्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं थे, टैक्स बहुत ज्यादा था और अमीर लोग दिखावटी खपत पर ज्यादा खर्च करते थे। ये सब विकास के लिए अनुकूल नहीं था। मतलब जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ, वो इन बाधाओं के बावजूद हुआ। और दूसरा स्पष्टीकरण? दूसरा, जिसे पार्थसारथी और यजदानी जैसे विद्वान समर्थन देते हैं, वो कहता है कि नहीं, उस समय की राजनीति विकेंद्रीकृत थी, जिसमें सैन्य, भूमि और वाणिज्यिक अभिजात वर्ग की भागीदारी थी। निजी संपत्ति को सुरक्षा प्राप्त थी, कर वहनीय थे यानी बहुत ज्यादा नहीं थे, और राजस्व का हस्तांतरण उत्पादक संसाधनों में होता था। जैसे किसानों को तकावी ऋण दिए जाते थे। तकावी ऋण सिंचाई के स्रोत बनाए जाते थे। कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता था। इस स्थिति को प्रारंभिक आधुनिक गतिशीलता या अर्ध आधुनिकीकरण कहा गया है।
तो दो बिल्कुल विपरीत व्याख्याएं हैं। एक नकारात्मक संस्थानों की बात करती है, दूसरी सकारात्मक माहौल की। बिल्कुल। अब इसी दौर का एक दिलचस्प उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री का है। इच्छापुर गन पाउडर फैक्ट्री कलकत्ता के पास 18वीं सदी के अंत में। हाँ, इसके बारे में बताइए। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक थी। 1780-90 के दशक में यहाँ करीब 2500 प्रवासी श्रमिक काम करते थे। 2500 श्रमिक। काफी बड़ी संख्या है। और मजदूरी कैसी थी? यहीं पर असमानता साफ दिखती है। यूरोपीय एजेंट को महीने के 1500 रुपए मिलते थे, उसके यूरोपीय सहायक को 250 रुपए, एक कूपर लकड़ी के पीपे बनाने वाला को 50 रुपए, एक टर्नर को सिर्फ 4 रुपए 8 आने, एक बीटर पीटने का काम करने वाला को 3 रुपए 2 आने और एक युवा लड़के को 2 रुपए 5 आने। बाप रे, इतना अंतर! हाँ, और ये जो बीटर या टर्नर थे, इनकी मजदूरी उस समय की सामान्य कुली मजदूरी जो करीब 2 रुपए 3 आने प्रति माह थी, से थोड़ी ही बेहतर थी। फिर भी इन्हें कुशल श्रमिक या कारीगर माना जाता था। और पुरुष श्रमिकों को कुछ अतिरिक्त भत्ते भी मिलते थे? जी, जैसे रात में काम करने का अतिरिक्त वेतन, कुरू के शायद भोजन भत्ता, बख्शीश, तेल वगैरह। काम भी खतरनाक था, गन पाउडर फैक्ट्री थी, तो उसका प्रीमियम भी मजदूरी में जुड़ा होता था। रहते कहाँ थे ये मजदूर? अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। और भुगतान के लिए कभी-कभी ट्रक प्रणाली, प्रोमिसरी नोट का भी इस्तेमाल होता था। मतलब सीधे नकद की बजाय एक तरह का वादा पत्र। लेकिन क्या इन श्रमिकों ने कभी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन श्रमिकों ने सामूहिक हड़तालें की, उन्होंने मजदूरी बढ़ाने, दुर्घटना मुआवजा और यहाँ तक कि पेंशन लाभ, खासकर विस्फोट पीड़ितों के लिए हासिल करने में सफलता पाई। ये विश्व इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला माना जाता है। हालांकि ये लाभ अल्पकालिक ही रहे। ये तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। उच्च श्रम उत्पादकता से बेहतर मजदूरी मिली और बेहतर मजदूरी ने उत्पादकता में और सुधार को प्रोत्साहन दिया। मासिक मजदूरी और पेंशन योजनाओं से परिवार का गुजारा हो पाता था, जिसमें 2-3 बच्चे और 2 अन्य आश्रित शामिल हो सकते थे। हालांकि उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण परिवार छोटे ही होते थे। क्या ऐसे उदाहरण और भी हैं? कलकत्ता और बनारस में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टकसालें थी, वहां भी 1798 से 1818 के बीच इसी तरह का विकास देखने को मिला। तो आर्थिक स्थिति सुधरने से क्या उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार की इच्छा जगी? हाँ, बिल्कुल। जब कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधरी तो उनमें अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आकांक्षा भी बढ़ी। इसका कोई प्रमाण? इसका एक प्रमाण कबीर, नानक और अन्य भक्ति संतों की कविताओं की बढ़ती लोकप्रियता में दिखता है। इन संतों की कविताओं में कारीगरों के काम और उनकी सामाजिक स्थिति को सम्मान दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ? भक्ति आंदोलन का इससे क्या संबंध? माना जाता है कि मुद्रा संबंधों के विकास और एक व्यापक बाजार ढांचे के बनने से ऐसा हुआ। भक्ति विश्वास पारंपरिक धर्मों के ऊंच नीच वाले पदानुक्रम के प्रति सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नए विचारों और सामाजिक दावों के लिए जगह बनाई। और अगर शोषण होता था तो विरोध कैसे करते थे? एक तरीका था सामूहिक पलायन। अगर कहीं शोषण ज्यादा होता तो कारीगर या मजदूर समूह बनाकर वो जगह छोड़ देते थे। शोषण किस तरह का होता था? कई तरह का। लूटपाट करने वाले घुड़सवारों से बचने के लिए पलायन, युद्ध के कारण पड़े अकाल से पलायन, बेगार यानी बिना मजदूरी के जबरन काम करवाने से पलायन, या सेना द्वारा जबरन श्रम करवाने से पलायन। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भी बेगार लेती थी? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे वाले इलाकों में बेगार श्रम का खूब इस्तेमाल करती थी, जैसे निर्माण कार्यों के लिए, घास काटने के लिए, कूली का काम करवाने के लिए। और अपनी बात मनवाने या प्रतिरोध को तोड़ने के लिए वो अक्सर सैन्य बल का भी प्रयोग करती थी। तो एक तरफ वाणिज्यीकरण से मुक्त श्रम बढ़ रहा था, दूसरी तरफ सैन्यीकरण उसे रोक रहा था। बिल्कुल। सैन्यीकरण से जुड़ी जो सामाजिक प्रक्रियाएं थीं, उन्होंने मुक्त श्रम संबंधों पर वाणिज्यीकरण के सकारात्मक प्रभाव का काफी हद तक प्रतिकार किया, उसे संतुलित किया। क्या श्रमिक खुद इन अंतरों को समझते थे कि कौन कारीगर है, कौन कुली है, कौन बंधुआ है? हाँ, श्रमिक, कारीगर, कुली, मजदूर और नौकर या बंधुआ मजदूर के दर्जे के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझते थे। तो कुल मिलाकर आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन क्या उससे श्रमिकों का कल्याण और उनकी स्वतंत्रता भी बढ़ी? यहीं पर एक खाई दिखती है। आर्थिक विकास और श्रमिकों के वास्तविक कल्याण या स्वतंत्रता के बीच एक अंतर बना रहा। तो ये था प्रारंभिक आधुनिक काल। अब हम आते हैं दूसरे खंड पर, औपनिवेशिक और औद्योगिक श्रम, लगभग 1800 से 1940 तक। ये वो दौर है जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। जी हाँ,
और इसी दौर में उत्तर पश्चिमी यूरोप में आधुनिक औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। फैक्ट्री मजदूर, मशीनें, श्रम विभाजन, ये सब तेजी से बढ़ने लगा। इसके कारण क्या थे यूरोप में? कई कारण थे, जिनमें एक प्रमुख कारण था उच्च मजदूरी अर्थव्यवस्था, हाई वेज इकोनॉमी, और साथ ही भारतीय बुनकरों और कताई करने वालों से मिल रही प्रतिस्पर्धा की चुनौती। इसके अलावा औपनिवेशिक संसाधनों और जबरदस्त श्रम या दासों के शोषण से भी शुरुआती पूंजी जमा करने में मदद मिली। और ये औद्योगिकरण फैलता गया? हाँ, 19वीं और 20वीं सदी में ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैला। औद्योगिक देशों में श्रमिकों की वास्तविक आय भी बढ़ने लगी, खासकर 19वीं सदी के अंत से। आय क्यों बढ़ी? क्योंकि उपभोक्ता सामान सस्ते हो रहे थे और उत्पादकता में जो लाभ हो रहा था, उसमें श्रमिकों को भी हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई। काम के घंटे भी कम हुए, औसतन 10 घंटे प्रतिदिन हो गए। लेकिन श्रम की गहनता बढ़ गई, इंटेंसिफिकेशन ऑफ लेबर। मतलब अब मजदूरों को मशीन की गति के साथ तालमेल बिठाकर ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता था। घंटे कम हुए पर काम का बोझ शायद बढ़ गया। ये तो विरोधाभास है। और इसी समय एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद फैल रहा था। बिल्कुल। और इसके कारण औपनिवेशिक श्रम यानी कॉलोनियों में होने वाला श्रम नाटकीय रूप से बढ़ा, खासकर 19वीं सदी में। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या बड़े बदलाव आए इस दौरान? सबसे बड़ा बदलाव तो राजनीतिक था। पहले जो बहुकेंद्रीय राजनीतिक संरचना थी, उसकी जगह अब एक केंद्रीकृत सैन्य शासन आ गया। हालांकि 665 रियासतें भी थीं। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का चरित्र कैसा था? देखिए, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मकसद भारत में कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना या आधुनिक विकास को प्रोत्साहन देना नहीं था। तो क्या था मकसद? मकसद था भारत से कच्चे माल जैसे कृषि उत्पाद, बागानों की उपज, खनिज, इनकी खरीद के लिए जबरन मजदूरी श्रम का इस्तेमाल करना, और साथ ही ब्रिटेन में बने औद्योगिक माल के लिए भारतीय बाजारों पर कब्जा बनाए रखना। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा भयानक था। भारत में औद्योगिकरण हुआ, यानी उद्योग धंधे चौपट हो गए। ग्रामीणीकरण हुआ, मतलब लोग शहरों से गांवों की ओर लौटने लगे। और कृषिकीकरण हुआ, यानी कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। ये सब 19वीं सदी के मध्य तक साफ दिखने लगा था। औद्योगिकरण, ग्रामीणीकरण, कृषिकीकरण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये औपनिवेशिक शोषण के परिणामों को दर्शाते हैं। इसके अलावा कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से जबरदस्ती करके श्रम की गतिशीलता को सीमित कर दिया गया। कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है कर्मकार संविदा भंग अधिनियम 1859, वर्कमैन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। ये एक्ट मजदूरों को अपने काम के अनुबंध को तोड़ने से रोकता था, और ऐसा करने पर उन्हें सजा हो सकती थी। नाम याद रखें, कर्मकार संविदा भंग अधिनियम 1859। तो इससे तो मजदूरों की मोल भाव की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई होगी। हाँ, उनकी सौदेबाजी की स्थिति बहुत खराब हो गई और उनकी सामाजिक और स्थानिक गतिशीलता भी कम हो गई। तो जो पहले का दौर था बुनकरों, कारीगरों, सिपाहियों, कुलियों का, वो दौर अब बदल गया। रैयत यानी किसान, बंदी मजदूर यानी कैप्टिव लेबर, और गिरमिटिया मजदूर इंडेंचर्ड लेबर के युग में ये एक बड़ा शिफ्ट था। लेकिन क्या इस पर भी कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण है? जैसे स्वामी का जिक्र था पहले। हाँ, स्वामी जैसे विद्वान इसे अलग तरह से देखते हैं। वो इसे श्रम के बाजारीकरण, मार्केटाइजेशन ऑफ लेबर के अनुरूप ही मानते हैं। उनका तर्क है कि संस्थागत अपूर्णताएं जैसे कि जबरदन वसूली या हिंसा, ये विकास के तर्क के लिए सहायक थी और कल्याण के लिए हानिकारक नहीं थी। ये तो बड़ा अजीब तर्क है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, वो नील किसानों का उदाहरण देते हैं। नील किसानों को एडवांस पैसा दिया जाता था और उन्हें अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील उगाने और उसे एक तय कीमत पर बागान मालिक को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। और इसमें गुमास्ता क्या करते थे? गुमास्ता बागान मालिकों के एजेंट होते थे, जो अक्सर गैर कानूनी हिंसा का सहारा लेकर किसानों से अनुबंध लागू करवाते थे। स्वामी के दृष्टिकोण में ये हिंसा राजनीतिक संस्था में अपूर्णता का संकेत तो थी, लेकिन अनुबंध लागू करवाने के लिए एक क्रूर लेकिन जरूरी, ब्रूटल बट नेसेसरी। लेकिन जब नील का बाजार गिरा तब क्या हुआ? हाँ, जब नील के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकट आया तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। इससे स्वामी के तर्क की खामी उजागर होती है, क्योंकि अफीम की खेती में भी ऐसे ही अनुबंध थे, लेकिन वहां संकट न आने के कारण ये दोष सामने नहीं आया। तो ये दृष्टिकोण शोषण को नजरअंदाज करता है। हाँ, ये दृष्टिकोण कृषि और बागान में औपनिवेशिक श्रम के मूल्यांकन को नाटकीय रूप से बदल देता है, जबकि दूसरे विद्वान जैसे चौधरी, बोस, बागची इसे जबरन व्यवसायीकरण, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन और किसान श्रम के घोर उत्पीड़न का उदाहरण मानते हैं। ये समझना जरूरी है कि इतिहास की व्याख्याएं कितनी अलग हो सकती हैं।
अब कृषि श्रम पर आते हैं। औपनिवेशिक काल में इनकी स्थिति कैसी रही? कृषि उत्पादक यानी किसान और खेतीहर मजदूर ये काम करने वाली आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा बने रहे, बल्कि इनकी संख्या बढ़ी। 18वीं सदी में जहां ये लगभग 2/3 थे, 20वीं सदी के मध्य तक ये बढ़कर लगभग 3/4 हो गए। 3/4 मतलब कृषि पर निर्भरता और बढ़ गई। जी, भारत दूसरे उपनिवेशों जैसा नहीं बना, जहां सिर्फ एक फसल उगाई जाती थी या जहां खेती कम होकर मजदूरी बढ़ी हो। यहाँ किसानों के पारिवारिक श्रम का उपयोग और बढ़ा और निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती का मिश्रण भी बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? भारत अलग क्यों रहा? क्योंकि ये औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के लिए ज्यादा उपयुक्त था। उन्हें कृषि से राजस्व वसूलना था, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करना था और राजनीतिक स्थिरता भी बनाए रखनी थी। पारिवारिक खेती इसमें मददगार थी। कृषि श्रम में और क्या बदलाव आए? 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में किराएदारों, उपकिराएदारों और जबरन श्रम का प्रसार हुआ। हालांकि गतिशील मजदूर भी मौजूद थे। छोटे किसानों का क्या हुआ? छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि किसान परिवारों में जमीन का बंटवारा होता रहता था पीढ़ी दर पीढ़ी। ये छोटे किसान अक्सर बड़े किसानों या जमींदारों से लगान पर जमीन पट्टे पर लेते थे। इससे किराएदारों और उपकिराएदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इनकी आय कैसी थी? क्या ये भूमिहीन मजदूरों से बेहतर थे? उनकी आय भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, लेकिन उनमें किसान होने की एक सांस्कृतिक धारणा थी कि वो मजदूर नहीं, किसान हैं, जिससे उन्हें लगता था कि उनकी स्थिति ज्यादा सम्मानजनक और मानवीय है। क्या भारत में पूंजीवादी कृषि विकसित नहीं हुई? बहुत सीमित, विशिष्ट पूंजीवादी कृषि के विकास के बजाय बड़े जमींदार या साहूकार अक्सर वास्तविक कृषक परिवारों को ही किराएदार या उपकिराएदार के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते थे। सीधे मजदूर रखकर खेती करवाने का चलन कम था। और जाति व्यवस्था, बंधुआ मजदूरी का क्या हुआ? जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था और मजबूत हुई। जो ऊंची या विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के भूमि मालिक थे, वो बंधुआ मजदूरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे, जैसे बिहार में कामिया, गुजरात में हालीपति, दक्षिण में पन्नायाल। यह नाम याद रखने चाहिए, कामिया, हालीपति, पन्नायाल। इनकी स्थिति कैसी होती थी? बहुत ही दयनीय है। इनका पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ थोड़े से भरण पोषण और रहने की छोटी सी जगह के बदले अपने मालिक के लिए आश्रित मजदूर के रूप में काम करता था। वो लगभग गुलामों जैसी स्थिति में थे। विद्वानों ने इन व्यवस्थाओं को क्या नाम दिया है? अलग अलग नाम दिए हैं। मुखर्जी ने इसे अर्ध सामंती व्यवस्था, सेमी फ्यूडल सिस्टम कहा है। बानाजी ने इसे वाणिज्यिक कृषि के तहत श्रम का औपचारिक अधीनता, फॉर्मल सबस्यूम्शन ऑफ लेबर कहा है। और फिर से मुखर्जी ने इसे सामंती रूपों और औपनिवेशिक परिस्थितियों के साथ शुद्र उत्पादन प्रणाली, पेटी मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा है। ये जटिल अवधारणाएं हैं, पर मूल बात यह है कि ये न पूरी तरह सामंती थी, न पूरी तरह पूंजीवादी। और इस तरह की कृषि व्यवस्था के परिणाम क्या हुए? परिणाम बहुत नकारात्मक थे। कृषि मजदूर और छोटे किसान पारिवारिक श्रम के जरिए सिर्फ किसी तरह गुजारा कर पाते थे। बड़े पैमाने पर निरक्षरता फैली, खासकर महिलाओं में। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा थीं। व्यापक अभाव और जीवन की निम्न गुणवत्ता ये इनकी पहचान बन गई। सुनकर ही दुख होता है। अब बात करते हैं गिरमिटिया श्रम की। आपने बताया ये एक नई घटना थी। जी हाँ, इंडेंचर्ड लेबर। ये था तो मजदूरी श्रम, लेकिन ये कम से कम 5 साल की अवधि के लिए एक तरह की चुकबंदी गुलामी जैसा था। इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई? इसकी उत्पत्ति 1830 के दशक से हुई, खासकर जब ब्रिटिश साम्राज्य में 1833-34 में दास्ता का उन्मूलन किया गया। तारीख याद रखिएगा, 1833-34। दासों की जगह लेने के लिए इस प्रणाली को लाया गया। किन लोगों को जरूरत थी इन मजदूरों की? मुख्य रूप से विदेशी चीनी बगान मालिकों को, जैसे मॉरिशस, फिजी, वेस्ट इंडीज में, और भारत के अंदर असम में चाय बगान मालिकों को। उन्हें श्रम अधिशेष क्षेत्रों, जैसे पूर्वी यूपी, बिहार से श्रम कमी वाले क्षेत्रों, बगानों में मजदूरों को भर्ती करके ले जाने में जो उनका पैसा लगता था, उस निवेश को सुरक्षित करने के लिए ये प्रणाली चाहिए थी। अनुबंध से मजदूर बंध जाता था। इन मजदूरों की स्थिति कैसी थी? काम और रहने की परिस्थितियां बहुत कठोर थीं। अक्सर उन्हें स्थानीय मजदूरों से भी कम मजदूरी मिलती थी। क्या मालिक उन्हें ज्यादा समय तक रोक सकते थे? हाँ, नियोक्ता कई तरीके अपनाते थे, जिससे काम के वर्षों की अवधि बढ़ाई जा सके या समझौता खत्म होने के बाद भी उन्हें अनुबंध नवीनीकृत करने के लिए मजबूर किया जा सके। राष्ट्रवादी दबाव के कारण आखिरकार 1917 में इस प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह तारीख भी महत्वपूर्ण है, 1917।
ये मजदूरों के संघर्ष और राष्ट्रवादी आंदोलन की एक जीत थी। ठीक है, अब आते हैं औद्योगिक विकास और श्रमिकों पर। आपने कहा कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विकास संयुक्त और असमान था, जिसे अविकसितता, अंडर डेवलपमेंट कहा गया। बिल्कुल। एक तरफ 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और टेलीग्राफ की स्थापना हुई, जिससे बाजार और आर्थिक केंद्र आपस में जुड़े। और दूसरी तरफ आधुनिक उद्योगों का विकास बहुत ही सीमित और कुछ खास क्षेत्रों में ही हुआ, जैसे कलकत्ता में जूट मिलें, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, बेंगलोर और मद्रास में कपास मिलें, जहां स्थानीय कच्चा माल उपलब्ध था। और कहाँ? रानीगंज, झरिया और पेंच घाटी में कोयला खदानें खुली, जो भाप इंजनों के लिए ईंधन देती थीं। जमशेदपुर में टाटा ने लोहा और इस्पात का कारखाना लगाया, जो रेलवे से जुड़ा था। और रोहतास, बिहार में डालमिया समूह ने सीमेंट, कागज, चीनी, अल्कोहल के कारखानों का एक केंद्र बनाया। तो यही मुख्य औद्योगिक केंद्र बन गए। हाँ, ये औद्योगिक केंद्र ही केंद्रित औद्योगिक और खनन कार्यबल के मुख्य केंद्र बने। लेकिन इन औद्योगिक श्रमिकों की संख्या कितनी थी? ये जानना बहुत जरूरी है। आजादी की पूर्व संध्या पर औद्योगिक श्रमिक, जिसमें कारीगर और फैक्ट्री खान मजदूर दोनों शामिल थे, कुल कार्यबल का केवल 8% थे। सिर्फ 8%। और पहले कारीगर कितने थे? जैसा हमने पहले बात की थी, पूर्व औपनिवेशिक काल में लगभग 15 से 18% कार्यबल कारीगरों का था। तो ये साफ तौर पर गिरावट दिखाता है। यानी वे औद्योगिकरण का असर। अच्छा, इन फैक्ट्री मजदूरों की मजदूरी कैसी थी? कलकत्ता की जूट मिलों या बॉम्बे की कपास मिलों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी कृषि मजदूरी या शहर के दूसरे दिहाड़ी मजदूरों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा थी। रॉय जैसे विद्वान मानते हैं कि उन्हें औद्योगिक कार्यों में उच्च उत्पादकता का कुछ लाभ मिल रहा था। और जो पुराने कारीगर थे, उनका क्या हुआ? कारीगर निर्माण में भी कुछ विविधीकरण हुआ। भाड़े पर काम करने वाले कारीगरों का इस्तेमाल बढ़ा, खासकर 19वीं सदी के अंत से, जब वो औपनिवेशिक झटके से उबरने की कोशिश कर रहे थे। ये कारीगर श्रमिक आधुनिक फैक्ट्री श्रमिकों का ही एक गरीब हिस्सा थे। लेकिन आपने पहले बताया था कि मजदूर कर्ज में डूबे रहते थे। हाँ, शहरी जीवन बहुत महंगा था। ज्यादातर फैक्ट्री मजदूर साहूकारों के चंगुल में फंसे रहते थे। और ब्याज दरें अत्यधिक ऊंची, 120% से 300% प्रतिवर्ष तक। 300%? ये तो सरासर लूट थी। बिल्कुल। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जिसकी रिपोर्ट 1930-31 में आई, उसने बताया कि लगभग 2/3 मजदूर अपनी 5-6 महीने की मजदूरी के बराबर कर्ज में डूबे हुए थे। रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1930-31। और रहते कैसे थे ये मजदूर? उन्हें सस्ते प्रवासी श्रमिक माना जाता था। वो अस्वास्थ्यकर और भीड़ भरे आवासों में रहते थे, जिन्हें बंबई में चौल या दूसरी जगहों पर कूली लाइन्स कहा जाता था। तो उनकी वास्तविक मजदूरी क्यों नहीं बढ़ी ज्यादा? इसके कई कारण थे। एक तो गांव से लगातार सस्ते श्रम की भारी आपूर्ति बनी हुई थी। दूसरे, औपनिवेशिक सरकार मजदूरों के पक्ष में नहीं थी। और तीसरे, समय के साथ श्रम उत्पादकता में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। और ये सस्ते श्रम की आपूर्ति क्यों बनी हुई थी? क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था में मजदूरी और उत्पादकता दोनों ही बहुत कम थी। पिछड़ी हुई कृषि और राष्ट्रीय उत्पाद व रोजगार में उसका लगातार बड़ा हिस्सा बना रहना, यही औपनिवेशिक अविकसितता का प्रतीक था। साथ ही बटाईदारी और बंधुआ श्रम का व्यापक प्रचलन भी था, जिसने कृषि में अर्धसामंती संबंधों को मजबूत किया। ये सब आपस में जुड़े हुए थे। ये बहुत जटिल तस्वीर है। अब महिला औद्योगिक श्रमिकों की बात करते हैं। उनकी क्या स्थिति थी? आधुनिक औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा नहीं थी, और वो भी समय के साथ गिरी। 1920 के दशक के मध्य तक वो लगभग 1/4 थीं, लेकिन 1940 के दशक के अंत तक घटकर केवल 1/6 हिस्सा रह गईं। हिस्सेदारी क्यों घटी? इसके पीछे एक कारण नए कानून थे, जो 1920 और 30 के दशक से लागू हुए, जैसे रात के काम पर प्रतिबंध, मातृत्व और क्रेच लाभ, बच्चों के लिए खतरनाक कामों पर रोक। नियोक्ताओं को लगा कि इन कानूनों के कारण महिला श्रम अब अनम्य यानी इनफ्लेक्सिबल और महंगा हो गया है। तो महिलाओं को काम से निकाल दिया गया? हाँ, या फिर उनकी जगह पुरुषों को भर्ती किया जाने लगा। महिलाएं फिर से कम वेतन वाली घरेलू सेवाओं और कृषि कार्यों में सिमट गईं। इसका पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ा? शहरी और औद्योगिक केंद्रों में श्रमिक वर्गों का पारिवारिक जीवन अक्सर अस्थिर और अनियमित होता था, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी अकेले पुरुष होते थे। क्या इस पर कोई और तर्क भी है? सेन का जिक्र है स्रोत में। सेन का एक वैकल्पिक तर्क है।
वो कहती हैं कि औपनिवेशिक आधुनिकता ने घर और काम के बीच विरोध पैदा करने के बजाय ज्यादातर महिलाओं के लिए उनके श्रम और गतिशीलता पर पारिवारिक नियंत्रण को और मजबूत किया। मतलब ये कि छोटी किसान अर्थव्यवस्था में महिलाओं और बच्चों के अवैतनिक श्रम को बनाए रखने की जो जरूरत थी, जिसे औपनिवेशिक राजस्व नीति और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का समर्थन था, वो फैक्ट्री उत्पादन में पलायन की सुविधा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। परिवारों ने जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन चाय और कॉफी बागानों में स्थिति अलग थी। हाँ, असम और दार्जिलिंग दुआर्स के चाय कॉफी बागानों में महिलाएं कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा थीं। वहां पारिवारिक जीवन ज्यादा नियमित था। लेकिन क्या वहां सब ठीक था? नहीं, वहां भी समस्याएं थी। कुछ महिलाओं को बागान मालिकों, सुपरवाइजरों और अन्य पुरुष सहकर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। जी। उच्च शिशु मृत्यु दर का दर्द झेलना पड़ता था। गर्भावस्था में देर तक और बच्चे के जन्म के बाद बहुत जल्दी काम पर लौटना पड़ता था, जिससे वो बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती थीं। लेकिन क्या कुछ सकारात्मक पहलू भी थे? हाँ, एक विरोधाभासी बात यह है कि 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक और बागान महिला श्रमिकों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। शायद नियमित कमाई और मातृत्व लाभ तक थोड़ी बहुत पहुंच के कारण ऐसा हुआ हो। ये तुलनात्मक रूप से फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन लैंगिक भेदभाव तो रहा होगा। बिल्कुल। महिलाओं को अक्सर कम मजदूरी वाले, गैर मशीनी और कम चुनौतीपूर्ण कामों के लिए ही उपयुक्त माना जाता था। और विडंबना देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कुछ सम्मेलनों ने 1920 और 30 के दशक से सुरक्षात्मक कानून की आड़ में ऐसी लैंगिक विचारधारा को और बढ़ावा दिया। कैसे? जब समान काम के लिए समान वेतन, लिंग निरपेक्ष की बात उठी, तो नियोक्ताओं ने महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों से बदलना शुरू कर दिया, खासकर समय आधारित नौकरियों में। उनका मानना था कि पुरुष श्रमिक ज्यादा कुशल और उत्पादक होते हैं। ये सरासर अन्याय था। वाकई, लिंग और आयु के अलावा क्या श्रम बाजार में और भी विभाजन थे? हाँ, जाति, नस्ल और जातीयता के आधार पर भी गहरे विभाजन थे। जैसे कि जो मजदूर और गिरमिटिया मजदूर थे, वो ज्यादातर अफ्रीकी अश्वेत या एशियाई भूरे और पीले लोग थे। उन्हें अकुशल श्रमिक मानकर कम मजदूरी दी जाती थी। श्वेत नस्लवाद का क्या रोल था? श्वेत नस्लवाद बहुत प्रभावी था। अश्वेतों और एशियाई लोगों को बौद्धिक रूप से निम्न और हीन सभ्यताओं का माना जाता था। इसी आधार पर यह उचित ठहराया जाता था कि उन्हें कम वेतन पर शारीरिक रूप से जोरदार काम में लगाया जाए और उन पर ज्यादा वेतन पाने वाले ज्यादातर श्वेत पर्यवेक्षक और प्रबंधक रखे जाएं। और जो मिश्रित माता पिता के लोग थे, रंगीन लोग, उन्हें अर्धकुशल व्यवसायों के लिए उपयुक्त माना जाता था, जैसे रेलवे ड्राइवर और ट्रेन गार्ड की नौकरियां। 1920 के दशक में भारतीयकरण नीति लागू होने तक केवल यूरोपीय और एंग्लो इंडियनों के लिए आरक्षित थीं। और अछूत यानी समकालीन दलित, उनकी क्या स्थिति थी? पारंपरिक ग्रामीण व्यवस्था में जिस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ होता था, उसकी तुलना में शहरी फैक्ट्री के काम उन्हें कुछ हद तक बेहतरी का अवसर लगते थे। लेकिन क्या शहरों में उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शहरों में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अक्सर नगरपालिकाओं के स्वास्थ्य विभागों में ही केंद्रित कर दिया जाता था। बंबई की मिलों में जो बेहतर भुगतान वाली और कुशल कताई बुनाई की नौकरियां थी, उनसे उन्हें बाहर रखा जाता था। और चमड़ा उद्योगों में भी ज्यादातर वही काम करते थे। इसके पीछे जाति आधारित कलंक और हाशिए पर डालने की मानसिकता ही थी। क्या इसके कुछ अपवाद भी थे? कुछ जगहों पर अनुभव अलग भी थे। जैसे कानपुर की सूती मिलों में उन्हें कताई और बुनाई विभागों में काम करने का मौका मिला। संयुक्त प्रांत, आज का यूपी, में 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ दलित कारीगर बुनाई का काम भी करने लगे थे। और क्या ये लोग श्रम आंदोलन में भी शामिल हुए? हाँ, कानपुर जैसी जगहों पर वो श्रम आंदोलन में शामिल हुए। इससे उनकी दोहरी इच्छा व्यक्त होती थी। एक तो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और दूसरा आत्मसम्मान और समानता हासिल करना। ये दोनों आकांक्षाएं साथ साथ चलती थी। ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम खंड पर, संघीकरण, सामाजिक सुरक्षा और औपचारिकता अनौपचारिकता। पहले विश्व युद्ध के बाद क्या बदलाव आए? पहले विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव आया। औद्योगिक और शहरी श्रमिकों का संघीकरण, यूनियनाइजेशन शुरू हुआ। वो अब संगठित होने लगे थे। उनकी मांगे क्या थीं? वो अब सभ्य, मानवीय और गरिमामय जीवन जीने और कार्यस्थल पर लोकतंत्र, वर्क प्लेस डेमोक्रेसी की इच्छा जाहिर कर रहे थे। WWI के बाद हड़तालों की जैसे बाढ़ आ गई। किन मुद्दों पे हड़तालें हो रही थीं?
मांगे थी मजदूरी में सुधार हो, काम के घंटे कम किए जाएं, काम के दौरान घायल या मरने वाले श्रमिकों के लिए मुआवजा मिले, सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार मिले और जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी अन्य लाभ मिले। और वो जो पुराना दमनकारी कानून था, कर्मकार संविदा भंग अधिनियम, हाँ, वर्कमेन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संगठित श्रम और उनके समर्थकों ने जबरदस्त श्रम के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की। इस दबाव के चलते आखिरकार 1926 में इसे निरस्त कर दिया गया, 1926। इससे मुक्त मजदूरी श्रम की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई। क्या सरकार ने कुछ सुरक्षात्मक कानून भी बनाए? हाँ, श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने और शोषण से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ विधायी उपाय किए गए। कौन से थे वो मुख्य कानून? सबसे पहले फैक्ट्रीज अधिनियम और खान अधिनियम आए 1922-23 में। इनके तहत काम का हफ्ता 60 घंटे और काम का दिन 11 घंटे तय किया गया। एक साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य की गई। बाल श्रम के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधान भी जोड़े गए, जैसे दुर्घटना रोकने के उपाय और स्वास्थ्य देखभाल। क्या इनमें बाद में सुधार हुआ? हाँ, 1934-35 में इनमें संशोधन किए गए। ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929-31 की सिफारिशों पर आधारित थे। रॉयल कमीशन ऑन लेबर। अब काम का हफ्ता 54 घंटे और दिन 10 घंटे का कर दिया गया। बाल श्रम की आयु सीमा 14 वर्ष कर दी गई। और आजादी के बाद? आजादी के बाद 1948 में फिर संशोधन हुआ और 48 घंटे का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्य सप्ताह लागू किया गया। साथ ही पिछले 12 महीने तक काम करने वाले नियमित श्रमिकों को 14 दिन की अर्जित छुट्टी यानी अर्न्ड लीव का अधिकार मिला। मुआवजे के लिए कौन सा कानून था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923, वर्कमेन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ये एक मील का पत्थर था। इसने नियोक्ता को सुरक्षा प्रबंधन के लिए और रोजगार के दौरान या उसके कारण हताहत हुए कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार बनाया। वर्कमेन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। जी, हालांकि इसकी एक सीमा थी कि 1959 तक भारत में व्यावसायिक रोगों को मान्यता नहीं दी गई थी। और मजदूरी समय पर मिले, इसके लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लाया गया। इसका उद्देश्य था कि श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान हो और नियोक्ता भुगतान रोकने या देरी करने से बचें, जो कि एक आम समस्या थी। महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का क्या हुआ? इसके लिए प्रांतीय सरकारों ने 1920 के दशक के अंत से मातृत्व अधिनियम मटर्निटी एक्ट्स बनाने शुरू किए। इनके तहत गर्भवती महिला श्रमिकों को औसतन 12 से 18 हफ्ते घर पर रहने के लिए दैनिक मजदूरी का लाभ मिलता था और इस दौरान उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहती थी। बाद में ये 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का हिस्सा बना। क्या खानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी ऐसा कुछ था? हाँ, उनके लिए खान मातृत्व अधिनियम 1941, माइंस मटर्निटी एक्ट 1941 लाया गया, जिसमें समान प्रावधान थे। अब दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद के घटनाक्रम पर आते हैं। हाँ, WWI के दौरान और उसके तुरंत बाद श्रमिकों की काम और जीवन की स्थितियों और उन्हें सुधारने के तरीकों पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें 3 तरह के विकास देखने को मिलते हैं। पहला क्या था? पहला था ब्रिटिश सरकार का प्रयास। वो युद्ध में धुरी शक्तियों एक्सिस पावर्स के खिलाफ भारतीयों की भागीदारी और समर्थन हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को युद्धकालीन वायसराय की परिषद में श्रम सदस्य नियुक्त किया। अम्बेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हाँ, बहुत। DV रेगे की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई गई। इसकी रिपोर्ट और सिफारिशों पर ब्रिटेन की बेवरेज योजना, बेवरेज प्लान का प्रभाव था, जो युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और सामाजिक समस्याओं, अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी, आलस्य के समाधान पर केंद्रित थी। अम्बेडकर ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि को श्रमिकों के कल्याण से जोड़ने के लिए एक नई बहस का नेतृत्व किया। ये तो सरकार की तरफ से हुआ। दूसरा विकास क्या था? दूसरा था उद्योगपतियों की भूमिका। बड़े उद्योगपति भी अब इस चर्चा में शामिल हुए। उनका लक्ष्य था एक आंशिक रूप से बसा हुआ, स्वस्थ, अनुभवी और संतुष्ट कार्यबल बनाकर अपनी दक्षता और उत्पादन में सुधार करना। कुछ बड़ी औद्योगिक और परिवहन कंपनियों में नियमित श्रमिकों के लिए सामाजिक मजदूरी, सोशल वेजेस, जैसे आवास, छुट्टी, उत्पादन बोनस के कुछ प्रावधान पहले से ही थे। और तीसरा? जाहिर है, मजदूरों की तरफ से। बिल्कुल। तीसरा था संगठित श्रमिकों का दबाव। औद्योगिक और शहरी केंद्रों में संगठित श्रमिकों ने 1946-47 में एक नई लहर हड़तालों और आंदोलनों की छेड़ दी। इस बार क्या मांगे थी? मांगे थी मजदूरी में संशोधन हो, महंगाई भत्ता मिले, लाभ साझाकरण हो, प्रॉफिट शेयरिंग हो, बोनस मिले, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था हो,
सामाजिक बीमा कार्यक्रम बने और ट्रेड यूनियन के अधिकार मिले। युद्ध के समय जो प्रतिबंध लगे थे, जैसे भारत रक्षा अधिनियम 1942, उनके हटने के बाद मांगों के लिए दबाव बनाने हेतु हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों में तेजी से उछाल आया। इसका नतीजा क्या निकला? इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 बना। कुछ केंद्रों में औद्योगिक सुलह पुरस्कारों की घोषणा हुई और WWU के बाद कुछ अन्य उपाय भी किए गए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। लेकिन आपने पहले औपचारिक और अनौपचारिक विभाजन की बात की थी। इन कानूनों का उस पर क्या असर पड़ा? हाँ, यहीं पर समस्या थी। ये जो सुरक्षात्मक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनी, उनका फायदा मुख्य रूप से स्थायी कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों को ही मिला। किन्हें फायदा नहीं मिला? जो मौसमी कारखानों में काम करते थे या छोटी कार्यशालाओं में जहां 20 से कम लोग थे और मशीनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता था, वो इन फैक्ट्रीज, बागान और खान अधिनियमों के दायरे से बाहर रह गए। क्रेच लाभ के लिए भी 50 महिला श्रमिकों की सीमा थी। तो इसका मतलब ये कानून विभाजन का कारण बन गए? हाँ, दुर्भाग्य से ये सुरक्षात्मक श्रम विधान और सामाजिक बीमा कार्यक्रम औपचारिक संगठित श्रम फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड लेबर और अनौपचारिक असंगठित श्रम इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के बीच एक हानिकारक विभाजन का स्रोत बन गए। विशाल कामगार आबादी दूसरे यानी अनौपचारिक क्षेत्र में फंसी रही और लगातार पहले यानी औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने की आकांक्षा रखती रही। ये विभाजन आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई है। अब ट्रेड यूनियन आंदोलन के राजनीतिकरण की बात करते हैं। हाँ, औद्योगिक और खनन केंद्रों में श्रमिक अब धीरे धीरे ट्रेड यूनियनों में संगठित हो चुके थे, जिनमें सबसे प्रमुख अखिल भारतीय निकाय था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। AITUC ये यूनियन क्या कर रही थी? वो इन नए कानूनों द्वारा किए गए सुरक्षा और सामाजिक बीमा के वादों की कमियों को उजागर कर रही थी। उनकी अतिरिक्त मांगे क्या थी? वो श्रम के वस्तुकरण की मांग कर रहे थे। मतलब श्रम सिर्फ एक बिकने वाली चीज न रहे। इसके लिए उन्होंने भविष्य निधि, चिकित्सा, शैक्षिक और आवास सुविधाओं, बेहतर मातृत्व योजनाओं और बोनस योजना के रूप में मुनाफे में हिस्सेदारी के प्रावधानों की मांग की। सरकार का रवैया कैसा था? सरकार ने ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और व्यापार विवाद अधिनियम 1929 जैसे कानून बनाए। इनसे श्रम आंदोलन के विकास के लिए कानूनी दायरा तो बढ़ा, लेकिन साथ ही अनिवार्य मध्यस्थता, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन लगाकर श्रम उग्रवाद पर अंकुश लगाने की कोशिश भी की गई। इसे सत्तावादी निगमवाद कहा गया है। जी हाँ, इस रणनीति का शिखर थे औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इनकी आलोचना भी हुई। हाँ, कई वामपंथी श्रम प्रचारकों ने इनकी आलोचना की, खासकर हड़ताल करने से पहले 14 दिन के लंबे नोटिस की शर्त, जिससे हड़तालें लगभग अवैध हो जाती थी, और संघ की मान्यता व अनिवार्य मध्यस्थता के कुछ प्रावधानों की आलोचना की गई। तो यूनियनों ने क्या किया? श्रमिक संगठनों ने अक्सर इन प्रतिबंधात्मक प्रावधानों पर आपत्ति जताई, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी काम और रहने की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों हेतु दबाव बनाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी के इस नए साधन का इस्तेमाल भी किया। और आजादी के ठीक पहले क्या यूनियन आंदोलन में कोई विभाजन हुआ? हाँ, उत्तर औपनिवेशिक भारत की पूर्व संध्या से ही श्रम आंदोलन में राजनीतिक और वैचारिक आधार पर विभाजन की प्रवृत्ति दिखने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व करने वाली थी, उसने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। INTUC क्यों बनाई गई? इसका उद्देश्य था संगठित श्रम पर अपना नियंत्रण रखना और AITUC के बैनर तले मजदूरों की जो सामूहिक ताकत और उग्रवाद था, उसे कमजोर करना। तो AITUC और INTUC के बीच ये विभाजन महत्वपूर्ण है। क्या सामाजिक पहचान से जुड़े आंदोलन भी थे? हाँ, कुछ श्रमिक संघ अपनी सामाजिक पहचान से जुड़े कलंक और अपमान के खिलाफ सामाजिक सम्मान की मांग भी उठा रहे थे। कोई उदाहरण? जैसे संयुक्त प्रांत यानी यूपी में मुस्लिम बुनकर, जिन्हें जुलाहा कहा जाता था, उन्होंने पहले सहकारी समितियों और फिर यूनियनों में संगठित होकर अन्य मांगों के साथ साथ मोमिन अंशर की पहचान का दावा किया। मोमिन अंशर मतलब पैगंबर के करीबी, इसलिए सम्मानजनक लोग। इसका क्या फायदा हुआ? इस दावे के आधार पर उन्होंने स्थानीय जमींदारों और ताल्लुकदारों द्वारा उन पर लगाए जाने वाले करघा कर, लूम टैक्स के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया और उसे हटवाया। बहुत दिलचस्प।
और क्या श्रम आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम से कोई जुड़ाव था? हाँ, बिल्कुल। AITUC के पहले सत्र से ही, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, औपनिवेशिक भारत में श्रम आंदोलन का चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से गहरा जुड़ाव था। नेताओं और श्रमिकों ने महसूस किया कि नागरिकता के अधिकार और आर्थिक पुनर्जनन हासिल करने की ज्यादा संभावना आजादी के बाद ही होगी। तो ये थी पूरी कहानी। अब अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना चाहें। जरूर। पहला, औपनिवेशिक युग से पहले भी श्रम शक्ति कई तरीकों से वस्तुकृत थी। अर्धवस्तुकृत किसान, मजदूरी मजदूर, बेगार, दास और मुक्त कारीगर। वाणिज्यीकरण, मुद्रीकरण और सैन्यीकरण इसके कारण थे। दूसरा, मुक्त मजदूरी श्रम का उदय और प्रगति सीधी रेखा में नहीं हुई। इसमें उतार चढ़ाव आए। श्रमिकों का विकास एक समान और निरंतर नहीं था। तीसरा बिंदु, सस्ता, जबरन और प्रवासी श्रम औपनिवेशिक श्रम की मुख्य विशेषता थी और इसकी उपलब्धता ने कहीं न कहीं अमीर महानगरीय देशों में औद्योगिक श्रमिकों की सफलता में भी योगदान दिया। चौथा, श्रम प्रथाएं और विकास का मार्ग आपस में गहरे जुड़े हुए थे। 1918-19 से शुरू हुए श्रम आंदोलन ने सभ्य, मानवीय, गरिमामय जीवन और कार्यस्थल लोकतंत्र की श्रमिकों की इच्छा को राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रमों में शामिल किया। और उन्होंने इसे किससे जोड़ा? उन्होंने इसे औपनिवेशिक विरोधी, स्वतंत्रता संग्राम और नागरिकता अधिकारों के लिए चलाए जा रहे आत्मसम्मान अभियानों से जोड़ा। अगला बिंदु विरोधाभासी परिणामों के बारे में है। हाँ, संघर्षों में सफलता और असफलता के विरोधाभासी परिणाम हुए। जैसे महिला श्रमिकों ने औपचारीकरण, संघीकरण और विशिष्ट सुरक्षात्मक विधानों के लागू होने के बाद बेहतर भुगतान वाले औद्योगिक रोजगार में अपना स्थान खो दिया। और औपचारिक अनौपचारिक विभाजन? वही कानून जो सुरक्षा देने आए थे, औपचारिक, संगठित और अनौपचारिक, असंगठित श्रम के बीच नए विभाजन का स्रोत भी बन गए। अनौपचारिक श्रमिक लगातार औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने के तरीके खोजते रहे। और अंत में नियोक्ता और राज्य की भूमिका। नियोक्ताओं और राज्य शक्ति ने अक्सर इन श्रम कानूनों का इस्तेमाल संगठित श्रम को अनुशासित करने और आर्थिक स्थिरता के लिए उनकी सहमति सुरक्षित करने के लिए भी किया। तो दोस्तों, ये थे औपनिवेशिक भारत में श्रम की जटिल, कई परतों वाली और अक्सर दर्दनाक कहानी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, जैसा आपने कहा, ये उन लाखों गुमनाम नायकों की दास्तां है जिन्होंने अपने संघर्षों से, अपने श्रम से आज के भारत की नींव रखी। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी में सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं होता। आपको मुद्दों की गहराई में उतरना होगा, अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना होगा और ये जानना होगा कि नीतियां जमीनी स्तर पर लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं, उनके जीवन पर क्या असर डालती हैं। ये यूनिट आपको वही अंतर्दृष्टि, वही गहरी समझ प्रदान करती है। जी हाँ, ये विश्लेषण क्षमता विकसित करने में बहुत मददगार है। तो हमारी सलाह यही है कि इस चर्चा को संभव हो तो दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और सोचें कि कैसे श्रम का ये इतिहास आज भी प्रासंगिक है, आज की श्रम समस्याओं से कैसे जुड़ा है। ये न केवल आपको परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक अधिक जागरूक और संवेदनशील नागरिक भी बनाएगा। यही शिक्षा का असली उद्देश्य है। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा IGNO की यूनिट 19 लेबर इन कॉलोनियल इंडिया पर। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया, उपयोगी लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगी, या अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस ना करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विश्लेषण लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के विस्तृत विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।